जी, थैंक यू। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था इसका कि अ, जितना जो डायग्नोस्टिक होती है ये एक अलग फील्ड है, और डॉक्टर हाशिम है जो कि ऑथराइज है, जो कि यानी कह सकते हैं कि ये बच्चा ऑटिज्म में है या नहीं। अगर एक बच्चे को उन्होंने यानी डायग्नोस कर दिया, उसकी रिपोर्ट बनाई है, तो उसके बाद फिर वो रिकमेंड करते हैं कि आप लोग पर्पल डोर में जाएं या किसी और सेंटर में जाएं। ठीक है, तो इस तरह वो रिकमेंड करते हैं डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट सेंटर्स का या स्कूल्स का, कि अगर एक बच्चा ऑटिज्म में नहीं है तो वो फिर किसी स्कूल का उसको उनको बता देते हैं। अब हमारे पास जो बच्चा आता है हम उसको एक डिफरेंट असेसमेंट करते हैं, जो कि बेसिकली स्कूल से रिलेटेड होती है, कि स्कूल के लिए ये बच्चा रेडी है या नहीं है। ठीक है, उसमें हम तीन चार चीज़ें चेक करते हैं उसकी एज के हिसाब से, कि वो उसका सिटिंग स्पैन कितना है, ठीक है, वो कितनी देर बैठ सकता है। अगर एक एक्टिविटी हम करा रहे हैं और वो उसमें टीचर उसको बिठाती हैं, तो अगर फेवरेट एक्टिविटी है तो कितनी देर बैठेगा, और अगर नॉन यानी एक्टिविटी नहीं है तो वो कितनी देर बैठेगा। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर उसको एक रूम से दूसरे रूम में जाने का कहें तो वो किस तरह रिएक्ट करता है। इसी तरह अगर किसी से शेयर करने के लिए कहें, यानी उसकी शेयरिंग कैसी है बच्चों के साथ। अगर वो एक टॉय से खेल रहा है और काफ़ी देर से उसने पकड़ा हो, तो हम उससे कहते हैं कि गिव इट टू योर फ्रेंड, शेयर इट विद देम। और उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या कि वो शेयर करता है या नहीं करता। तो इसमें शेयरिंग है, टर्न टेकिंग, इसमें फिर टर्न टेकिंग आ जाती है कि अपनी बारी का इंतज़ार करना, या इस कंसेप्ट का पता हो उसे कि भाई यानी हर शख्स की बारी आती है अलग अलग। यानी बाज़ बात ऐसा होता है जैसे टीचर कहती हैं ओके लेट्स डू दिस, और वो सबसे पहले आगे पहुंच जाते हैं लाइन में कि जी मैं सबसे पहले हमेशा आऊँगा। तो इस तरह यानी छोटे बच्चों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे एज उनकी ग्रो होती है वो इन चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो कोई बच्चा ये चीज़ 3 साल की उम्र में सीखता है, कोई 4 साल की उम्र में सीखता है। ऑटिज्म वाले बच्चे ज़रा ज़्यादा यानी लेट सीखते हैं, अगर उन पे काम ना हो। अगर छोटी उम्र में काम शुरू हो जाए तो फिर वो जल्दी सीख जाते हैं ये चीज़ें। तो इस तरह फिर टॉयलेट ट्रेनिंग है, कि टॉयलेट ट्रेनिंग में कि वो कमोड पे बैठ सकता हो बच्चा और बता सके टीचर को कि मैंने वॉशरूम जाना। तो ये दो चीज़ें हैं जिसमें अगर वो ये दो चीज़ें कर लेता है तो टॉयलेट यानी उसका हम कहते हैं कि वो टॉयलेट ट्रेंड है। तो स्कूलों के लिए ये ज़रूरी होता है, क्योंकि स्कूल टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं करवाते। हम लोग बच्चों को करवाते हैं, जो बच्चे हमारे पास आते हैं, और उसमें इस तरह लाइफ स्किल्स भी हम बच्चों को करवाते हैं। यानी जैसे कुछ बच्चे नाखून काटने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, या कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरते हैं कि बाल कटवाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इनकी सेंसिटिविटीज़ होती हैं, उसकी वजह से उनको बहुत टाइम लगता है। एक बच्चे को हमें 3 साल लगे थे हेयर कट के फोबिया से निकालते निकालते। तो इस तरह यानी हम उनके डिफरेंट एरियाज पे काम करते हैं। आपका मेन क्वेश्चन यही था ना कि स्कूल के लिए क्या क्या लिस्ट होनी चाहिए, तो उसमें मेन चीज़ है। अ, मैं देखें, अब जैसे हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम है, और जैसे टीचर ने मेन स्ट्रीम स्कूल में एक बच्चा देख लिया कि ठीक है ये उससे लग रहा है कि ऑटिज्म का बच्चा है और इस तरह की सिम्टम्स भी हैं उसमें, तो फिर जैसे डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं ना, कि ओवर क्राउडेड क्लासरूम है। जैसे मैंने इंटरव्यूज में टीचर से पूछा कि क्या क्या डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती हैं, तो मतलब ओवर क्राउडेड क्लासरूम है। पब्लिक स्कूल हमारे जो हैं उनमें जो रेशियो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की ना, जैसे मेजोरिटी। तो उसमें अगर एक दो बच्चे ऐसे हैं तो वो टाइमिंग उनके पास इतनी नहीं होती, या वो कह सकते हैं कि उनको किस तरह फिर वो ऐसे इन्वायरमेंट में इस बच्चे को कैसे वो डील कर सकते हैं। तो इस तरह इसके बारे में थोड़ी सी स्ट्रेटजीज बता दें तो ये इसमें अच्छा हो जाएगा। जी। सबसे पहले ये देखना होता है कि बच्चा क्लासरूम को कितना डिस्टर्ब कर रहा है।
यानी अगर तो क्लास में बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि भी कोई और बच्चा, यानी पूरा एक दिन ज़ाया ही हो गया अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर उस बच्चे को पहले वन ऑन वन की ज़रूरत है। यानी जैसे स्पेशलाइज जो होते हैं, जी स्पेशलाइज्ड जी। उनके पास यानी पहले वो जाएगा, वहां से वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेगा कि उसकी सिटिंग स्पैन पे काम करेंगे हम, ठीक है, उसके फोकस पे काम करेंगे। यानी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, टर्न टेकिंग है, शेयरिंग है, और ये चीज़ें जब उसमें डेवलप हो जाएंगी, फिर वो क्लासरूम में बैठने यानी के लिए काबिल हो जाएगा। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक बच्चा आता था, वो 8 इयर्स में फर्स्ट टाइम स्कूल गया, यानी 4 इयर्स में हमारे पास आया, और 4 साल बाद जाके वो स्कूल गया फर्स्ट टाइम। लेकिन जब वो स्कूल गया तो हमने उसको सिर्फ 30 मिनट स्कूल भेजा है फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि वो इससे ज़्यादा उसका स्टेमिना ही नहीं था। 30 मिनट्स के बाद वो रोना शुरू कर देता था, और उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल होती थी। फिर उसका स्टेमिना आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड किया है, अब वो 3 घंटे के लिए जा रहा है आफ्टर 3 इयर्स, यानी स्कूल में उसे एनरोल हुए 3 साल हो गए, और 3 साल के बाद वो इस काबिल हुआ कि वो 3 घंटे के लिए जा रहा है। अभी हमने आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम बढ़ाना है, और उसको 4 आवर्स के लिए, यानी 4 आवर्स के लिए पुश करना है नेक्स्ट ईयर में। तो इस तरह, और वो ग्रेड 3 की स्टेम को सिलेबस को कवर कर रहा है। जाहिर है कि वो उम्र से पीछे है, और यानी उसके जो एज फेलोज हैं वो ग्रेड 5 या 6 में होंगे इस टाइम। लेकिन ये कि मेन इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि वो अब अपने, उसने वहाँ पे फ्रेंड्स भी बनाए हैं, और उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, उसका सोशल बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है स्कूल जाने से। क्योंकि हम लोग ग्रुप्स में काम जब करते हैं तो हमारे आमतौर पे, क्योंकि सारे बच्चे स्पेशल नीड्स होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप जो होता है उसमें 2 टीचर और 3 बच्चे होते हैं, मैक्सिमम 5 लोगों का ग्रुप होता है। एक हमारी बिग ग्रुप एक्टिविटी होती है जो कि बिल्कुल सुबह के वक्त होती है, जिसमें सारे बच्चे और टीचर्स होते हैं। वो म्यूजिक टाइम होता है, उसमें थोड़ा सा यानी पोइम्स वगैरह पढ़ते हैं, और उसमें ये है कि उसमें भी मैक्सिमम नंबर जो जाता है वो 10 तक जाता है। तो यानी हम बच्चों को स्टार्ट, जब बिल्कुल एक नया बच्चा हमारे पास आता है, वो वन ऑन वन से ही स्टार्ट होता है कि एक कमरे में सिर्फ एक टीचर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उस टीचर से बॉन्ड डेवलप हो जाता है, फिर हम एक एक और बच्चे को साथ में बिठाना शुरू करते हैं, और इन इन दोनों बच्चों को आपस में हमने सोशलाइज कराना होता है। इसमें सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो अगर एक बच्चा क्लास में नहीं बैठ रहा तो पहले तो वो इस सेंटर में जाएगा, वहां से वो कुछ इम्प्रूव करके, उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द किड, कि भी उस बच्चे का जो केस है वो किस लेवल पे है। वो माइल्ड लेवल ऑटिज्म पे है। ऑटिज्म में 3 लेवल मशहूर हैं, लो, माइल्ड और स्वेयर। तो इसमें फिर एक बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है। बॉर्डर लाइन जो होता है वो बिल्कुल यानी नॉर्मल बच्चों की तरह होता है, उसमें सिर्फ 1 या 2 सिम्टम्स होते हैं। तो 1 या 2 सिम्टम्स वाले को ऑटिज्म में लेबल नहीं किया जाता, उसको बॉर्डर लाइन कहा जाता है। तो अगर बॉर्डर लाइन वाले ज़्यादातर स्कूल में चल जाते हैं, और जो ऑटिज्म बाकायदा डिक्लेयर होते हैं उनको सपोर्ट चाहिए होती है, या तो शेडो टीचर के साथ जाएगा। शेडो टीचर का काम ये होता है कि वो बच्चे का फोकस टीचर की तरफ रखती है, और बच्चा जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट अगर करता है तो टीचर को नहीं हैंडल करना पड़ता, शेडो जो है वो उस बच्चे को लेके बाहर चली जाती है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ओके, थैंक यू। लेकिन हमारे तो यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स, उनमें तो इस तरह का कोई थेरेपी सिस्टम भी नहीं होता, या कोई स्पेशलाइज्ड, मतलब जिसमें स्पेशल एजुकेटर के जी। तौर पे भी नहीं होता। एज अ टीचर आइडेंटिफाई करना और फिर डिसऑर्डर को पहले तो समझना ही इतना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि टीचर्स को एटलीस्ट पता हो, और फिर स्कूल्स को भी चाहिए कि ऐसे थेरेपिस्ट वगैरह जो है वो जो है स्कूल में होने चाहिए, कि जब टीचर ऐसे बच्चे को फेस करे तो वो सबसे पहले उसको ऐसे मतलब थेरेपिस्ट के पास भेजे, फिर उसको डिक्लेयर करे कि हाँ उसको ये डिसऑर्डर है, ताकि फिर आगे फर्दर जो है वो कुछ किया जा सके। मैं आपको बताता हूँ, एक तो इसमें सिंध में, कराची में काम हुआ काफी गवर्नमेंट की तरफ से।
लेकिन यहाँ पंजाब में बहुत हमने इन्हीं बेसिकली मैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी गया, और वहाँ पे जब मैंने ऑटिज्म का नाम लिया तो पूरे डिपार्टमेंट में एक भी शख्स को ऑटिज्म का नहीं पता था। ये आज से 5 साल पुरानी बात है। और स्पेशल एजुकेशन में की बात कर रहे हैं आप? स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पिंडी में ओह। सेटअप उनका ऑफिस था। तो अच्छा अच्छा। मैं उधर एक एक शख्स से मिला हूँ कि ऑटिज्म के बारे में अगर वो कोई काम कर रहे हैं। और फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट मरी रोड पे उनका एक ऑफिस है, वहाँ भी गया हूँ। वहाँ भी मैंने तकरीबन सारे अफसर्स वो जो उस टाइम वहाँ पे बैठे थे उनसे मिला हूँ। और उसमें सिर्फ एक टीचर ने मुझे कहा कि बाहर से कोई एनजीओ आई थी, उन्होंने ऑटिज्म पे काम किया था गवर्नमेंट की इजाज़त से। तो उन्होंने काम किया था उन, और उसके अलावा गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया कोई काम। अब हम ये कि स्कूलों में हम अवेयरनेस कैंपेन इस टाइम कर रहे हैं। मैं बहुत सारे स्कूलों के साथ तेरी इन टच हूँ। मैं नए स्कूलों में विजिट भी करता हूँ, और बहुत सारे स्कूल हमें खुद से भी कांटेक्ट कर लेते हैं जिनमें से जिनको थोड़ा बहुत पता है या जो थोड़ी सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि एक हमारे पास बच्चा है जो कि 18 साल का है, और उसकी मदर एक स्कूल में वॉलंटियरली पढ़ा रही हैं। यानी वो जस्ट जाती हैं वहाँ पे 2-3 घंटे के लिए। और यानी बचपन में वो वहाँ पे जाता था और बस वो बैठ के आ जाता था। वहाँ से वो कुछ सीखा नहीं उसने, क्योंकि वो लोग इक्विप नहीं थे और उनको यानी अवेयरनेस नहीं थी। बस वो पेंसिलें चला के, एक कॉपी पे पेंसिल चला के उसने वो वापस घर आ जाता। तो अब यानी वो स्कूल कोऑपरेट कर रहा है इस तरह। अगर एक स्कूल में गया, वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी उनके पोते या नवासे को ये प्रॉब्लम था ऑटिज्म का, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। तो यानी जिसने देखा होता है अपने इर्द गिर्द या फैमिली में देखा होता है उसको थोड़ा बहुत पता होता है। लेकिन अब अवेयरनेस वैसे काफ़ी बढ़ रही है, और इसका बहुत ज़्यादा यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी फील्ड से जो कि टीवी पे भी काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू दे चुके हैं, डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ में और इवनिंग शोज़ में। उसकी वजह से भी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है। तो अभी हमारी जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता उनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, या आप इस तरह का कोई पेज ज्वाइन कर लें या इस तरह का कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। नेट पे इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब पे भी है। ठीक है, आप सर्च करेंगे अगर ऑटिज़म के बारे में तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरह यानी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से हमने इसके बारे में गीगा मॉल में भी 2-3 अवेयरनेस के टूर्स किए थे, यानी बच्चों को लेके जाते थे और लोगों से मिलवाते थे। तो वो हमने 2-3 इवेंट्स किए हैं गीगा मॉल के अंदर, और डिफरेंट पार्क्स में बच्चों को हम लेके गए हैं बहुत दफ़ा। तो क्योंकि यूजली होता ही है कि जिनका बच्चा इस तरह यानी ऑटिज्म में आता है, जो मैं पुरानी आपको रूटीन बता रहा हूँ, वो यूजली उस बच्चे को घर में बंद कर देते थे, यानी घर से बाहर नहीं निकालते। तो बच्चे फिर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं। इनको बाहर लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो एक बच्चे का दम घुटता है बेसिकली घर के अंदर सारे, यानी सिर्फ घर में ही बैठा रहे अगर बच्चे का नहीं, हम सबका ही अगर आई थिंक सिर्फ घर में बैठे रहें तो अजीब सा फील होता है। तो ये बाहर निकलना ज़रूरी होता है इनके लिए। और जितना ज़्यादा ये चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस दिया जाएगा, इसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। यानी जैसे मैं पहले से ही जाके किसी रेस्टोरेंट वालों से बात कर लेता हूँ कि हमारे साथ इस तरह का बच्चा आएगा, अगर वो शोर करे या चीज़ें फेंके तो हम आपको पे कर देंगे। अगर उसने कोई चीज़ आपकी ब्रेक की, लेकिन आपने दरमियान में नहीं आना, मैं हमारे और उसके दरमियान में नहीं आना, क्योंकि हमें उस बच्चे को पता है कि इस तरह हमने उसको हैंडल करना है कि वो अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचाए और हमें भी नुकसान ना पहुंचाए, या किसी और को भी नुकसान ना पहुंचाए। ये मैं सवेयर लेवल वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है ट्रेनिंग अगर नहीं करेंगे, सिर्फ बंद ही रखेंगे तो वो ट्रेनिंग नहीं होगी। उनको इन्वायरमेंट्स में लेके जाएंगे, उनको एक्सपोजर देंगे, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट का हिस्सा बन सकेंगे। स्फेयर वाला
बच्चा जो ऑटिज्म का, वो तो वैसे भी मेन स्ट्रीम स्कूल में तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि तो इतने ज्यादा बच्चों के साथ एक तो बुली, उसको बुली का सामना करना पड़ेगा। दूसरा टीचर के लिए भी मुश्किल है, कैसे बच्चे को जो है वो, हाँ माइल्ड अगर सिम्टम्स हो तो चलो खैर वो लेवल पे जो होते हैं वो टीचर। स्कूल में नहीं जाते। हमारे पास काफी सारे बच्चे हैं जो कि सवेयर लेवल पे जी। हैं। वो उनको हम छोटे बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करवाते, उनकी एजेस भी ज्यादा हैं। उनकी एक बकायदा रूटीन बनी हुई है जिसके अंदर वो अपने आप को प्रोडक्टिव फील करते हैं। यानी जैसे हमने उनको पावर पॉइंट सिखाया है, वर्ड सिखाया है, टाइपिंग सिखाई है। ठीक है, वो आते हैं पेंट पे काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट जो है यानी उनकी एक्टिविटीज हमने डिजाइन की हुई है, उनकी एक रूटीन है। वो सुबह को आते हैं और फिर वो अपनी पूरी रूटीन को फॉलो करते हैं। उसमें यह है कि उनको घर से यानी डेली की उनकी रूटीन बनी है कि वो एक जगह जाते हैं। अब जैसे उसमें एक 25 साल का बच्चा भी है, एक 18 साल का है, एक 20 साल का है। तो ये जो अडल्ट्स हैं इनका इनका बिल्कुल सेपरेट है, हमने इनको बिल्कुल सेपरेट रखा हो। ठीक है, तो उसमें अब यानी उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है काफ़ी अरसे से हमारे साथ, जब से हम सेंटर स्टार्ट किया हुआ। तो अभी जो छोटे बच्चे थे वो हमारे बड़े बच्चे यानी हो रहे हैं। उसमें एक चीज़ है कि एक हम पेरेंट्स को भी बता देते हैं, यानी पेरेंट्स का होता है कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, लेकिन हर बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, क्योंकि किसी बच्चे के इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं कि स्कूल जाके वो और ज़्यादा यानी पेन सफ़र करता है, या उसके लिए सफरिंग बढ़ जाती है बच्चे के लिए। तो फिर हम रिकमेंड नहीं करते कि आप बच्चे को स्कूल भेजें। उसके लिए यही होता है कि उसको घर में बिजी किया जाए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। और उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम ये इस तरह की डिज़ाइन करते हैं, जैसे एक बच्चे को गार्डनिंग का शौक है, तो हमने उनके पेरेंट्स को रिकमेंड किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉट्स लगाएं, और घर में अगर ये गार्डनिंग करता है तो इसको प्लांट्स ला के दें, ये गार्डनिंग करे। और इस तरह फिर यानी उस एक और बच्चा है उसको बेकिंग का शौक है, तो उसको बेकिंग, जिस चीज़ का शौक होता है वो जल्दी सीख जाते हैं बच्चे। तो हमने उसे बेकिंग सिखाई पहले, जो कि काफ़ी टाइम लिया उसने, लेकिन ये कि हेल्प के साथ वो कुकीज़ बेक करने लग गया। फिर अब एक बच्चा है वो बेकिंग नहीं कर पाया, तो हमने उसे सिर्फ सैंडविच बनाना सिखा दिया कि एटलीस्ट जब उसे भूख लगे वो किचन में जाके अपना सैंडविच बनाए, और किसी पे बर्डन ना बने घर के अंदर। यानी घर में अगर वो है तो वो एटलीस्ट सैंडविच तो खुद बना सकता है, अंडा बॉयल कर सकता है। ठीक है, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, ये हर बच्चे, एक बच्चे की स्किल पे ये डिपेंड करता है। तो हर बच्चा जो होता है वो यानी बहुत सारे बच्चे इस लेवल तक भी नहीं पहुंचते हैं। तो इस तरह हमें डिफरेंट बच्चों के साथ उनके डिफरेंट केस सिनेरियो में काम करना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओवरऑल अगर आप एक थोड़ा सा इसका वो देना चाहते हैं एंडिंग वर्ड्स, तो हम फिर ये करके, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो भी कर सकता है। एक क्वेश्चन है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, पूछिए। क्वेश्चन ये है कि जैसे ऑटिज्म की जो मेन कॉजेज हैं, अगर मैं उनको सर्च करती हूँ तो उसमें मेरे पास आता है कि जेनेटिक फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो जेनेटिक फैक्टर तो ऑब्वियसली पेरेंट्स से आएगा, तो हम पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एक टाइम में उनके मे बी मदर के अंदर या फादर के अंदर ऐसे सिम्टम्स थे, वो इस चीज से गुजरे हैं, तो वो बहुत सारी चीजों में उसको हेल्प कर सकते हैं। और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो मुझे ये मतलब आप एक्सप्लेन कर दें कि वो कैसे इस चीज को बढ़ा सकता है, मतलब वो कैसे कॉज बन सकता है ऑटिज्म की, और फिर अगर वो कॉज है तो फिर हम उससे कैसे डील करें। अच्छा, इसके अंदर जो अभी रिसर्चेस आई हुई हैं उसमें अब काफ़ी यानी मैं आपको 100% नहीं कह सकता, लेकिन 75% से 80% ये चीज़ अब कंफर्म हो चुकी है कि अगर मदर या फादर में, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस बच्चे में सिर्फ एक सिम्टम होता है उसको हम ऑटिज्म डिक्लेयर नहीं करते, उसको हम कहते हैं ऑटिज्म बॉर्डर लाइन, कि ये सिर्फ उसकी बॉर्डर पे है, बॉर्डर लाइन पे। तो अगर ऑटिज्म बॉर्डर लाइन होता है किसी में, और वो फिर आगे जाके यानी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें वो ऑटिज्म ज़्यादा भी बढ़ भी सकता है। ठीक है, और ऐसे भी हुआ है कि ऑटिज्म वाले पेरेंट्स के बच्चे जो थे वो ऑटिज्म में नहीं आए। ठीक है, तो दोनों केसेस भी हैं हमारे पास। लेकिन
मोस्टली यही देखा गया है कि अगर और ये ऐसा एक नई रिसर्च ये भी आई है कि बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं वो डायग्नोज ही नहीं होती। उसकी एक रीज़न ये होती है कि इसमें एक हम वर्ड यूज़ करते हैं मास्किंग का। फीमेल्स जो होती हैं वो नेचुरली गॉड गिफ्टेड होती हैं, गुड होती हैं मास्किंग के ऊपर ना, कि वो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेती हैं या मास्क कर लेती हैं, कि जिस तरह का रूम का माहौल होता है उसमें वो बड़ी जल्दी ढल जाती हैं। तो जो अगर फीमेल्स में ऑटिज्म अक्सर अनडायग्नोज्ड होता है, और मेरे पास बहुत सारे नहीं ऐसे केसेस हैं हमने सुने जो 52 ईयर्स में जाके डायग्नोज हुआ। और वो डायग्नोज भी ऐसी हुआ कि मदर के 3 बच्चे ऑटिज्म में आए, तो उनको फिर साइकेट्रिस्ट ने कहा कि आप अपना भी डायग्नोसिस करवाएं। तो जब उन्होंने अडल्ट वाला डायग्नोसिस करवाया तो उसमें वो भी ऑटिज्म डिक्लेयर हुई। तो इस तरह ही नहीं चीज़ें हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फैक्टर माना जाता है वो स्ट्रेस का है। प्रेगनेंसी के दरमियान अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया जाए तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं काफ़ी सारे। और दूसरा जो फैक्टर आता है वो इन्वायरमेंट का है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। पोल्यूशन में इस टाइम ये कहा जाता है कि जो भी चीज़ हमारे अंदर जा रही है, चाहे वो सांस है, चाहे वो पानी है, चाहे वो फूड है, वो तीनों की तीनों ही पोल्यूटेड है। उसमें किसी ना किसी लेवल में पोल्यूशन शामिल है। और ये अब जैसे पेस्टिसाइड के स्प्रेज होते हैं, ठीक है। आई मीन मुझे इस पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सबको पता होगा गाड़ियों का धुआं, ठीक है, वो हमारे सांस के थ्रू जा रहा है। और पानी जो है वो भी अभी इसने प्योर नहीं है। यानी नालों का पानी नीचे जाता है लीक होके और जेर ज़मीन पानी में मिल जाता है। तो इस तरह इन काफ़ी सारी पोल्यूशन हर तरफ से हम यानी ह्यूमंस के ऊपर आ रही है, और उसका कोई अभी ख़त्म होने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, कि इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, कि इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। यानी ये अभी ज़्यादातर लोगों का मुत्फिक फैसला ये है कि ये इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसकी वजह से, और जो हमारी एक दम से जो एक इंफॉर्मेशन का सैलाब आया है, जो प्रोग्रेस हुई है पिछले 100 साल के अंदर, वो इतनी तेज है कि वो हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे एज ए ह्यूमन स्पीसीज। तो वो मेंटली भी स्ट्रेसफुल है और फिजिकली वो पोल्यूशन की तरफ से स्ट्रेसफुल है। यानी दो तरफ से हम स्ट्रेस में गिरे हुए हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, जो कि इफेक्ट्स जो है हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। तो इसको यानी तो ये जो सर ये जो फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिस तरह से आपने एग्जांपल्स के साथ बताया, उसको ठीक करने के लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे हमें सांस लेने में, जो जैसे आप कह रहे हैं इन सब चीजों से प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें तो हम फिर मेडिकल ट्रीटमेंट को भी यूज कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। जी जी, इसमें जो यूज हो रही है ना टेक्निक इस टाइम, जो जिस पे सबसे ज्यादा नजरें हैं लोगों की, वो है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। अगर आपने नाम सुना हो, जीन एडिटिंग थेरेपी। आप में से किसी ने सुना है इसके बारे में? नहीं। नो सर। क्रिस्पर जो है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे जीन्स है, जो हमारा डीएनए है, उसके अंदर से ऐसे जीन्स फिगर आउट करके कट कर दिए जाते हैं, बेसिकली एडिटिंग की जाती है, जो कि बीमारियां कॉज करते हैं। उसके अंदर कैंसर कॉजिंग भी होते हैं, उसके अंदर यानी और टीबी के भी होते हैं, यानी डिफरेंट जितने भी जेनेटिकली पास ऑन होते हैं ना, जितनी भी डिजीजेस, उन डिजीजेस को क्रिस्पर के थ्रू यानी इस टाइम काम उस पर कर रहे हैं कि जो भी बच्चा होगा उसको यानी एम्ब्रियो स्टेज पे ही उसका डीएनए लेके उसको एडिट किया जाएगा। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा और नए रिस्क भी निकल रहे हैं कि अगर वो एडिटिंग ठीक ना हुई, अगर कोई नई म्यूटेशन हो गई, तो अभी यानी वो रिसर्च रास्ते में ही है, अभी वो फाइनल नहीं हुई। फिर इसमें एक स्टेम सेल थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसके अभी तक रिजल्ट्स हमने खुद तो नहीं देखे। तो जब तक कोई चीज़ मैं 100% नहीं देख लूँ, मैं आपको कह नहीं सकता कि इसके रिजल्ट्स हैं। लेकिन इस पे काम हो रहा है, एक स्टेम सेल्स पे और एक क्रिस्पर के ऊपर, कि जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के थ्रू जीन्स हमारे म्यूटेट होते हैं, डैमेज होते हैं, और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, उसको एडिट करके रिपेयर किया जाए। तो इस पे अभी यानी
काफ़ी काम होने वाला है, और आगे यानी हमें इस पे नज़र भी आएगा काम होता हुआ। लेकिन फिर वही बात है कि अभी इसमें इसके अपने हर रिसर्च के अपने रिस्क भी होते हैं, और जब तक उन रिस्क को एड्रेस ना किया जाए हम उस रिसर्च को फाइनलाइज नहीं कह सकते। Okay, sir. Thank you so much for the answer. ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और कि किसी का कोई और क्वेश्चन है तो कर दे, नहीं तो फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। एनी क्वेश्चन? मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मैंने एक वीडियो शेयर की थी, अगर आप लोग अपने सर्कल्स में वो शेयर कर दें और हमारे पेज को लाइक कर दें, तो ये एक हमें हमें अवेयरनेस के हवाले से एक हेल्प हो जाएगी। श्योर सर, मैंने सबको जो है वो लिंक सेंड कर दिया था, और होप्स के सब उसको लाइक कर देंगे और शेयर भी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, सारे पार्टिसिपेंट का भी शुक्रिया। ओ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अगेन। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।